हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से तैयार हैं पार्टनरशिप के एक लास्ट पार्ट की ओर, जिसको हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पूर्व में मैंने आपको बहुत सारी चीजें पार्टनरशिप से रिलेटेड बता दी है। अब हम बिल्कुल अंतिम स्टेज पर है पार्टनरशिप की, जिसमें पूरी की पूरी फर्म क्या हो जाए, बंद हो जाए। अभी मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भाई कोई एक पार्टनर फर्म को छोड़ करके जा रहा है, एक पार्टनर जाता है तो उसको हम रिटायरमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा पार्टनर फर्म को छोड़ करके चले जाते हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का समापन। यानी वो जाएंगे तो आपको फर्म को पूरी तरह से क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अब बंद कैसे करोगे? तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं फर्म को स्टार्ट करने की, तो वैसी की वैसी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है फर्म को बंद करने की, क्लोज करने की। ठीक है, अब वो हम इस चीजों के माध्यम से समझेंगे। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे उसकी प्रोसेस की जाती है। आप सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें लिखेंगे, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एक्सप्लेन रीजंस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। साझेदारी का समापन क्या है, समापन के कारणों को समझाइए। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे उसको हम समझते हैं? देखो यहां पर बताया गया है कि डिसोल्यूशन जो है वो दो टाइप का होता है, समापन दो प्रकार का होता है। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। साझेदारी का समापन और फर्म का समापन, दोनों में अंतर है, दोनों एक नहीं है। साझेदारी का समापन होगा कि भाई 3 लोग थे, एक ने फर्म को छोड़ दिया, वो साझेदारी का समापन हुआ। लेकिन अगर तीनों उस पर एग्री है कि अब हमको फर्म को बंद कर देना चाहिए, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है और वो फर्म पूरी तरह से क्या मानी जाती है, बंद मानी जाती है। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि साझेदारी के विघटन से आशय अर्थात साझेदारों में आपसी संबंधों में परिवर्तन होना या सभी साझेदार मिलकर के फर्म को बंद करने का कोई अनुबंध कर लेते हैं, कोई समझौता कर लेते हैं, तो साझेदारी फर्म पूरी तरह से क्या मानी जाएगी, बंद मानी जाएगी। ठीक है, इसके कुछ रीजंस हैं, ये देखोगे यहाँ पर आप, कॉजेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ हिंदी में है, नीचे कुछ पॉइंट्स इंग्लिश में भी पूरे दिए हुए हैं। ठीक है, क्यों बंद की जा सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण हो सकता है टाइम लिमिट पूरी हो जाए। टाइम समझते हो, जैसे आपने पहले से ही डिसाइड किया था कि हम 5 साल बिजनेस करेंगे, हम 2 साल बिजनेस करेंगे, वो 2 साल पूरे हो गए आपके, आपकी फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, 3 साल के लिए आप जुड़े थे फर्म के साथ, 3 साल पूरे हो गए, आप फर्म को बंद करने की प्रोसेस कर लोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन, अवधि। उसके बाद आता है आपका सेकेंड नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्टनरशिप होती है, उद्देश्य को लेकर के साझेदारी बनना। कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई पार्टनरशिप जुड़ी है, उन्होंने कहा एक कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया था, एक रोड बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, 2-3 पार्टनर 4 पार्टनर से मिलकर के, वो रोड बन करके तैयार हो गया, बन करके तैयार हो गया तो अब क्या होगा, सीधी सी बात है, फर्म को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वो केवल उस ऑब्जेक्ट के लिए थी, वो ऑब्जेक्ट पूरा हुआ, वही के वही पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। तो एक ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्टनरशिप हो सकती है। एक आपका आपस में डिस्प्यूट्स, फर्म के साझेदारों में आपस में नहीं बन रही है, ठीक है ना। अब जब उन लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके आपस में कहीं ना कहीं विचार जो है वो टकरा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फर्म को बंद करना ही बेहतर है। ठीक है, तो एक डिस्प्यूट्स वाली बात आ सकती है। फिर अगले नंबर पे एक पॉइंट ये भी हो सकता है आपका कंटिन्यू लॉस, बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है। अब लॉस में जा रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है बाद में हमको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर ज्यादा बेहतर है कि फर्म को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ठीक है, कोर्ट फर्म को बंद करने का ऑर्डर भी दे सकता है, इनवैलिड हो जाए बिजनेस आपका, इलीगल हो जाए, नंबर ऑफ पर्सन आपके ज्यादा हो जाए। मालूम है ना, पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर कितने चाहिए, 50 मेंबर से ज्यादा पार्टनरशिप में जुड़ गए,
आपको बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे पॉइंट्स जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कहलाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंसॉल्वेंट हो जाए पार्टनर तो भी फर्म को बंद किया जा सकता है। ठीक है, ये मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, फर्म के सभी साझेदार मिलकर के फर्म को बंद करने का कोई ऑर्डर निकाल लेते हैं, कोई आदेश निकाल लेते हैं, तो उस प्रक्रिया का नाम होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ। अब देखो दोनों में डिफरेंस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस होता है। आप एक ये क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का विघटन और साझेदारी का विघटन, दोनों में अंतर है। ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है, पॉइंट लिखे हुए देखो। फर्म का विघटन होगा तो फर्म पूरी तरह से बंद हो जाएगी, लेकिन अगर साझेदारी का विघटन होगा तो साझेदारी में एक व्यक्ति जाएगा, बाकी जो है बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, ये पॉइंट पूरे लिखे हुए, इसको आप समझ सकते हो। फर्म के समापन पर फर्म बिजनेस बंद हो जाएगा, लेकिन आपके साझेदारी के समापन पर बिजनेस बंद नहीं होगा। फर्म के समापन पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, वसूली खाता, लेकिन साझेदारी के समापन पर आपको बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन, या उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता, या उसको बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट की पोजीशन की बात करेंगे तो रियलाइज आपका जो फर्म का समापन होगा तो अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, पूरे अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। अकाउंट बंद करना, एसेट्स को बेचना, लाइबिलिटीज का पेमेंट करना, ये सब फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेगी फर्म के समापन पर। लेकिन पार्टनरशिप के समापन पर ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको रिवोल्यूशन करना है, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज की इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू को चेक करना है कि इंक्रीज हुआ है या नहीं, वो चीज चेक करनी है। ये पूरा पॉइंट आपका हो जाता है। ठीक है, ये कॉजेस दिए हुए हैं, इसको देख लेना आप, ये देख लो। ठीक, बढ़ते हैं आगे हम। ये अभी जो आपको बताया मैंने विघटन वाली बात, ये उसी का हिंदी में दिया हुआ है पूरा। डिफरेंस ऊपर इंग्लिश में भी लिखा था, डिफरेंस ये हिंदी में भी दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं। और कभी भी डिफरेंस लिखो तो याद रखना उसके ये बेसिक्स के साथ लिखना, जो उसके सेंट्रल पॉइंट होते हैं उनको जरूर लिखा करो, क्योंकि उससे क्या होता है, प्रभाव अच्छा पड़ता है जब कॉपी चेक होती है तो। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन आप और लिखो, हाँ, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म के समापन पर कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है। तो चार, इसमें तीन दिए हैं, आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, 2 पॉइंट और आ जाएंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पर 3 लिखे हुए, अपन 2 पॉइंट और बना लेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे मेन खाता होता है वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। अभी मैं रियलाइजेशन अकाउंट बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो आप पहले नंबर लिख लो कौन कौन से होंगे। पहला हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। दूसरा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। तीसरा होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता। 2 नाम आप और लिखो। ठीक है, एक होगा आपका कैश या बैंक अकाउंट, रोकड़ या बैंक खाता, और एक होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, साझेदार का ऋण खाता। ये इतने अकाउंट्स जो हैं ये आपके इसमें बनाए जाते हैं। और इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ये जो बना है वसूली खाते को समझा देना। वसूली खाता मतलब रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर दोगे, आप समझा दोगे। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, ये मेन है। इसका एक क्वेश्चन भी मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाते आना चाहिए। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, वसूली खाता एक नाम मात्र का खाता है। ठीक है, क्यों बनता है, ये बनता है फर्म को क्लोज करने पर। और कब बनता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म के समापन पर। ये छोटे छोटे 2-3 ऑब्जेक्टिव उसमें से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो अच्छा, एक और बनता है ऑब्जेक्टिव
आपका रियलाइजेशन अकाउंट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू होती है वो किस मूल्य पर रखी जाती है, कौन सी प्राइस पर उसमें ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बुक वैल्यू, पुस्तकीय मूल्य पर उसको ट्रांसफर किया जाता है। बैलेंस शीट से काय में लाते हैं अपन, रियलाइजेशन अकाउंट में लाते हैं, तो कौन सी वैल्यूज लिखी जाती है, बुक वैल्यू। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखना बुक वैल्यू यानी पुस्तकीय मूल्य पर उनको शामिल किया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अपन। इसको आपको पूरा समझना है, थ्योरी आपके पास कहीं ना कहीं मटेरियल होगा उसमें मिल जाएगी। ये एक फॉर्मेट देखो, आप 4 कॉलम बने हुए हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब आपके पास एक बैलेंस शीट बनी हुई आएगी, याद रखना इसको कैसे बनाना है। बैलेंस शीट बनी हुई आएगी, देखो यहां पर ये क्वेश्चन देखो, ये बैलेंस शीट बनी हुई है, दिखाई दे रही है आपको। बैलेंस शीट में देखो एक तरफ एसेट्स लिखी हुई है, एक तरफ लायबिलिटीज लिखी हुई है। तो सबसे पहले जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, सबसे पहले ये जितनी एसेट्स हैं उन एसेट्स में से कैश या बैंक को छोड़कर सारी एसेट्स को डेबिट साइड में क्लोज किया जाएगा। पॉइंट याद रखना, कैश या बैंक को छोड़कर सारी एसेट्स को किस साइड लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है। देखो ये लिखी हुई है, ये देखो यहां पर टू एसेट्स अकाउंट, संपत्तियों के खाते से, एक के नीचे एक नाम लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट एंड एनी अदर एसेट्स। पहला पॉइंट सभी को क्लियर है। क्या करना है हमको, पूरी एसेट्स को एसेट साइड से लेना है, कैश या बैंक को छोड़ना है और डेबिट साइड में लिखना है। यहाँ पर इतनी सारी एसेट्स लिखी है, लेकिन इतनी सारी एसेट्स क्वेश्चन में थोड़ी आती है, क्वेश्चन में 2 3 4 बस, इससे ज्यादा थोड़ी आती है। ठीक है, तो वो करना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, एसेट्स क्लोज हो गई। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, ये एसेट्स में से देखो कैश छोड़ दो, यहाँ पर क्या क्या ले लोगे, डेब्टर, सन्ड्री एसेट्स और गुडविल। ये तीनों एसेट्स को लेके गए, डेबिट साइड में बंद कर दिया, आपका आधा एक भाग कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटीज आओ, देखो ये लायबिलिटीज लिखी है, लायबिलिटीज में से कैपिटल छोड़ देना। ठीक है, लिख लो आप भले चाहो तो, कैपिटल को छोड़ देना। पार्टनर्स का कोई पर्सनल लोन है वो छोड़ देना, ए का लोन, बी का लोन, इस टाइप से वो छोड़ देना। कोई जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस है वो छोड़ देना। क्या क्या छोड़ा हमने यहाँ पर, कैपिटल, पार्टनर्स लोन और रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, सामान्य संचय वगैरह जो रहते हैं, इनको छोड़कर पूरी लायबिलिटी को किस साइड लिखोगे, ये देखो लिखा हुआ है बाय लायबिलिटीज अकाउंट, दायित्वों के खाते से। देखो एक क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, आउटस्टैंडिंग, प्रोविजन, डेप्रिसिएशन फंड, ये सब चीजें एक के बाद एक हमने लिख दी। कोई डाउट, लायबिलिटीज क्लोज हो गई। ठीक है, एसेट्स क्लोज हो गई और लायबिलिटीज क्लोज हो गई। ये एसेट्स, इधर लायबिलिटी। यहां पर देखो एज लोन नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएगा, इसमें से केवल क्या आएगा, क्रेडिटर। क्लियर है। अब ये नीचे आपको कुछ डिटेल देगा। ये जो एसेट्स और लायबिलिटी आपने यहाँ उधर लेके गए हो, तो उन एसेट्स और लायबिलिटी को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा, सोल्ड किया जाएगा। तो एसेट्स को सोल्ड करने के 2 तरीके, नंबर 1 कैश, नगद में बेच दिया, और नंबर 2 कोई पार्टनर्स टेक ओवर करने को तैयार हो गया। ठीक है, तो जब भी यहां देखो ये पूरी एसेट्स आपने लिखी है, एसेट्स को बेचा जाएगा तो इस तरह पाएंगे चीजें, याद रखना। एसेट्स का पेमेंट किया जाएगा तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। पेमेंट बोल रहा हूं, एसेट्स को सेल किया जाएगा तो उससे जो आपको अमाउंट रिसीव होगा वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। देखो ये लिख दिया बाय, सबसे पहले ये बाय कैश या बैंक अकाउंट, एसेट सोल्ड है, संपत्तियों को उसने क्या कर दिया, बेच दिया। बेच दिया तो आगे आपका बाय कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, ये जो संपत्ति बेच दी जाएगी वो एक के बाद एक आती जाएगी, उसका टोटल करके लिख देंगे। अच्छा, कभी कभी कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, पार्टनर टेक ओवर कर लेगा तो ये देखो ये लिख देगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
साझेदारों के पूंजी खाते को। अगर कोई पार्टनर ले रहा, हो सकता है पॉइंट नीचे लिखा हुआ जाए, बिल्डिंग जो है वो ए ने टेक ओवर कर ली, तो अपन वहां पर लिख देंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, ऐसा करके ये एक भाग हो जाएगा। अब ये जितनी लायबिलिटीज यहाँ लिखी हुई थी, इन लायबिलिटीज का क्या किया जाएगा, पेमेंट, तो पेमेंट होगा अपोजिट, सीधी सी बात है, लायबिलिटी आपने क्रेडिट में लिखी है, पेमेंट किधर होगा उसका, डेबिट साइड। एसेट्स आपने डेबिट में लिखी है, उसका अमाउंट रिसीव कहाँ होगा, क्रेडिट साइड। बस ये अपोजिट चलना है पूरा का पूरा, बहुत इजी है ये, ठीक है। अब यहाँ पर लायबिलिटी का पेमेंट होगा तो उसके भी वही दो तरीके, कौन कौन से, पहला तरीका हो जाएगा आपका कैश में लायबिलिटी का पेमेंट किया तो लिख देना टू कैश अकाउंट, रोकड़ खाते से, ठीक है। वो कैश में पेमेंट नहीं किया, कोई पार्टनर ने पेमेंट करने को तैयार हुआ है तो वहां लिख देना टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। और लास्ट में कोई डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस होंगे तो एक्सपेंसेस का पेमेंट भी उसी तरफ होगा, लायबिलिटी सबका डेबिट साइड में, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैलेंस शीट में कोई एसेट्स या लायबिलिटी नहीं लिखी रहती है, लेकिन नीचे उनको बेच दिया जाता है, उनका पेमेंट कर दिया जाता है, तो वो बात भी यहाँ पर इंक्लूड कर दी जाएगी। एसेट्स को बेचा जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ये बहुत इजी है, एक बार आप अभी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ एग्जांपल के रूप में, ये मैंने फॉर्मेट आपको बताया है। और फिर वही बात, क्रेडिट का टोटल ज्यादा तो प्रॉफिट, और क्रेडिट का टोटल कम तो लॉस, ठीक है ना। अगर ये क्रेडिट साइड ज्यादा आता है तो ये यहां आ जाएगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और अगर डेबिट का ज्यादा आता है तो लॉस ऑन रियलाइजेशन, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा। क्लियर है, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। अब इसका एक एग्जांपल देख लो, यहां दिया है, ये पूरा एग्जांपल है। ए बी दो पार्टनर है ना, डिसॉल्व देयर बिजनेस, उन्होंने अपने बिजनेस को बंद करने का निर्णय लिया, और ये बैलेंस शीट देखो। अब भी आपको बताया था कैश को छोड़ देना, डेब्टर, एसेट्स और गुडविल, ये आ जाएगी देखो डेबिट साइड। ये देखो, टू डेब्टर्स, टू एसेट्स, टू गुडविल, आ गई पूरी, जो प्राइस वहां लिखे थे वो यहां लिखा गया, हो गया ये। उसके बाद देखो लायबिलिटीज, देखो एज लोन नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगी, केवल क्या आएगा, क्रेडिटर। ये देखो यहाँ आ गया बाय क्रेडिटर, ये बाय क्रेडिटर। आपका मान के चलो 50% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ। अब आपको बाकी की चीज देखना है, बाकी की चीजें यहां से ले लो। साझेदारों के पूंजी अनुपात में लाभ हानि विभाजित किया जाएगा, मतलब कैपिटल का रेशो रहेगा उनका। और गुडविल से 6,000 रुपए मिल गए, गुडविल रियलाइज कितने में बोल रहा है, 6,000। लेनदारों को 5% कटौती पर भुगतान कर दिया, मतलब क्रेडिटर को जो पेमेंट किया उसमें 5% का डिस्काउंट हमको मिल गया है। और संपत्ति मतलब एसेट्स से हमको 63,000 रुपीज मिल गए, 63,000 रुपए एसेट्स से मिल गए। और देनदारों से 8,000 रुपए प्राप्त हो गए हैं। और समापन व्यय जो हुए हैं, वसूली के जो व्यय, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, वो कितने के हैं, 1,500 रुपए के हुए हैं। आपको एक छोटा सा अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन। देख लो ये जो चीजें यहाँ लिखी हुई है, ये उसका इंग्लिश भी लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ, ये बाय कैश अकाउंट, क्या क्या बेचा उसने, गुडविल को 6,000 में बेचा, एसेट्स को 63,000 में बेचा, और डेब्टर से कितने रुपए प्राप्त हुए, 8,000 पैसा आया है ना, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, याद रखना, ठीक है। ये लिख दिया सबको जोड़ करके, 77,000 रुपीज आपने एसेट्स को सेल करने से प्राप्त कर लिया। अब सीधी सी बात है, ये जो पैसा आया होगा उससे हम हमारी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। तो लायबिलिटी का पेमेंट कैसे किया, एक अभी मैंने बताया, ये क्रेडिटर का पेमेंट करना है, ये कितने के हैं, 10,000 के। 10,000 के क्रेडिटर का पेमेंट 5% डिस्काउंट पर किया है। बोल बताओ जल्दी से, 10,000 का 5% कितना होगा, 10,000 का 5% होगा 500 रुपए। 500 रुपए कम कर दो, ये देखो 9,500 रुपए में पेमेंट कर दिया 9,500, और 1,500 रुपए के उसने ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बताए थे, ये तो 1,500 ये और 9,500 ये पूरा पेमेंट हो गया। कितने का पेमेंट हो गया, 11,000 का पेमेंट हो गया, ठीक है।
अभी आपको बताया था मैंने कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा तो प्रॉफिट और डेबिट का टोटल ज्यादा तो लॉस। तो ध्यान रखना जब डिसॉल्यूशन की बात आती है तो मैक्सिमम कंडीशन में लॉस ही आता है। क्यों? क्योंकि फर्म तभी बंद की जाती है जब कहीं ऐसी लॉस वाली कंडीशन दिखाई दे रही हो। प्रॉफिट में चलता रहता है तो सब बढ़िया चलता रहता है, ठीक है। बहुत रेयर होते हैं जब प्रॉफिट वाले बिजनेस को बंद किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर लॉस ही मैक्सिमम क्वेश्चंस में आएगा। तो कैसे करा हमने? 13,000, 68,000, 4,000, 11,000 इन सबको जोड़ा तो 96,000 आ गया। और इस 96,000 में से ये दोनों अमाउंट को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। आपका यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। कितने का प्रॉफिट आ गया? 9,000 रुपए का। और उस 9,000 रुपए को दोनों पार्टनर में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया, 4500 और 4500। इस प्रकार से एक ये छोटा सा क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, रियलाइजेशन अकाउंट। आप चाहो तो इसका कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, इसी का एक और छोटा सा क्वेश्चन आपको समझना है, ठीक है। और उससे पहले एक थ्योरी का क्वेश्चन आप लिख लो जो पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वसूली खाते और पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर बताइए। चलो देखो एक ये क्वेश्चन, ए बी सी तीन पार्टनर है जो इक्वल रेशो में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। उनकी एक बैलेंस शीट दी हुई है, दिखाई दे रही होगी बैलेंस शीट। अब आपके माइंड में कुछ चीजें चल रही होगी, फटाफट देखो कि बैलेंस शीट दी हुई है, इसको क्लोज करना है। कौन से खाते पर? रियलाइजेशन अकाउंट पर, वसूली खाते पर। कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले एसेट्स को क्लोज कर लो। कर लोगे ना एसेट्स को क्लोज? ये देखो दो प्रकार की एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट। किधर जाएगी? किधर जाएगी? जल्दी बोलो। डेबिट साइड, ये लिख दिया। ये फिक्स्ड एसेट्स और ये करंट एसेट्स, ये दोनों एसेट्स हमने डेबिट साइड लिख दी। उसके बाद आ जाओ लाइबिलिटीज। देखो क्रेडिटर दिया हुआ है, कितने का? 60,000 का। किधर आ जाएगा? ये आ गया बाय क्रेडिटर। कितना आ गया? 60,000। आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात आधे की, ठीक है ना। अब आधे क्वेश्चन की बात करेंगे तो सीधा सा कॉन्सेप्ट अभी बताया था, एसेट्स को बेचा जाएगा। बेचने का तरीका आपको क्वेश्चन में देखना है, क्या बोल रहा है वो, ये लिखा हुआ है 10% लेस देन बुक वैल्यू वाज रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। पूरी एसेट्स को बेच दिया, कितने परसेंट कम में? 10% कम। जितनी वैल्यू थी उसका 10% कम करके पूरा बेच दिया। एग्जाम्पल के लिए 1 लाख वैल्यू थी, 1 लाख का 10% होता है 10,000। 10,000 कम कर दो, कितना बचेगा? 90,000। 90,000 रुपए में आपने एसेट्स को बेच दिया। लेकिन यहाँ पर आप वैल्यू देख लो कितनी हो रही है एसेट्स की। ये देखो, एक 10 और ये 30, 1,10,000 और 30,000 दोनों को जोड़ रहे हो तो आप 1,40,000 वैल्यू हो रही है। और ये 1,40,000, जल्दी जल्दी 1,40,000 का 10% निकालते आता होगा। 1,40,000 का 10% आएगा 14,000। 14,000 रुपीज को कम करो। देखो ये बाय कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड हो गई है ना, 14,000 कम। उसने कम करके डायरेक्ट लिख दिया है। कितना कम हो गया? 1,26,000 रुपए में पूरी एसेट्स को क्या कर दिया? बेच दिया। ये एक काम खत्म हो गया, ये लिखा। आगे देखो क्या लिख रहा है वो, creditor was paid in full dissolution expenses rupees 15,000 which were paid in cash। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना है, क्रेडिटर का पूरा अमाउंट पे कर दिया। क्रेडिटर 60,000 रुपए के थे, 60,000 का पूरा पेमेंट। डिसॉल्यूशन के एक्सपेंसेस कितने के बोल रहा है वो? 1,500 रुपए के बोल रहा है, उनका भी नगद भुगतान कर दिया। और एक और एक्स्ट्रा लाइबिलिटी थी जो ऊपर कहीं लिखी हुई नहीं थी, लेकिन नीचे पता लगा कि हमको इसको पेमेंट करना है। कितने का पेमेंट करना है? ये देखो 2,500 रुपए, ये लिख रहा है। एन अमाउंट ऑफ ₹2,500 was paid for contingent liability for which no provision was made the book of account। जिसकी कोई एंट्री बुक में नहीं थी, एक पेमेंट हमको उसका भी करना पड़ा, तो वो भी नगद पेमेंट हो जाएगा। तो 3 प्रकार का पेमेंट ये देखो लिखा हुआ है, बाय कैश अकाउंट क्रेडिटर फुल, बाय कैश अकाउंट एक्सपेंसेस 1,500, बाय कैश, उसके बाद सॉरी मैं बाय बोल रहा हूं, 2 आएगा है ना, 2 कैश अकाउंट, 2 कैश अकाउंट, 2 कैश अकाउंट, तीसरा वो 2,500 रुपए का भुगतान हो गया। तीनों का पेमेंट हमने कर दिया। पेमेंट करने के बाद अब क्या करना है?
अब वही बात डिफरेंस, और डिफरेंस आप देख रहे हो, डेबिट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,04,000, और इस 2,04,000 रुपए में से इन दोनों अमाउंट को क्या करना है, माइनस। आपका डिफरेंस आएगा 18,000। इस 18,000 को तीनों पार्टनर में इक्वली बांट देना है। आपका ये डिसॉल्यूशन का लॉस आ गया। आ गई बात समझ में। रियलाइजेशन अकाउंट बहुत इजी है। हालांकि एमपी बोर्ड के अंतर्गत जो है ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ज्यादातर आपका रियलाइजेशन ही पूछेगा, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट बनाया जाए तो देखो कितना इजी है, कितना इजी। क्या करा उसने, सबसे पहले बैलेंस लिख दिया कैपिटल का जो वहां छोड़ा था हमने, ये 30,000 30,000 30,000, और अभी आपको क्या हुआ, लॉस हुआ ना ये 6,000 का, ये हुआ, ये 6,000 का लॉस यहाँ लिख दिया, 6,6,6। क्या कर दिया, 30,000 में से 6,000 रुपए माइनस कर दो, उनका बैलेंस आ गया टू कैश अकाउंट के नाम से। ए को हमने 24,000 दे दिए, बी को 24 दे दिए, सी को 24 दे दिए। आपका ये पूरा अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज हो गया। फर्म क्या हो गई, बंद हो गई। बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट इसमें नहीं बनती है, बैलेंस शीट की जगह बनेगा कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट मिला लो, अगर कैश अकाउंट बराबर आ रहा है तो आपका ये पूरा क्वेश्चन सही है। देख लो, चेक कर लो। सबसे पहले अब वहां छूटा हुआ क्या था, ये फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स लिख चुके थे, कैश छोड़ी थी हमने। इधर साइड से देखो क्रेडिटर हम लिख चुके थे, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, यानी ये पूरा बंद हो गया, सिर्फ अब एक बचा है। क्या बचा है, कैश। ये कैश को यहां ले आओ, ये कैश का बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अब कैश अकाउंट तो आपने बनाया है, 11th में भी आपने किया होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट, जितनी भी रिसीविंग है वो डेबिट, जितना भी पेमेंट है वो क्रेडिट, दोनों साइड में अगर डिफरेंस निकलता है तो ठीक, नहीं तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, ये देखो बैलेंस आ गया। आपने 1,26,000 रुपए में एसेट्स को बेचा था, ये यहाँ कहीं था, ये कितने में बेचा था, 1,26,000। पैसा आया था ना, आया था तो किधर आएगा, ये डेबिट साइड आ गया, 1,26,000। ठीक है, ये रिसीविंग हो गया। अब पेमेंट, पेमेंट में एक पेमेंट आपने ये किया था, ये किया था, देखो यहां से 60,000 का, एक 1,500 का, एक 2,500 का, 3 पेमेंट यहाँ किए थे, ये तीनों पेमेंट यहाँ आ गए, 60,000, 1,500, 2,500। बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। और आखिरी पेमेंट आपने ये किया 24,000, 24,000, 24,000। किस किस को किया है, ए को, बी को, सी को। ये देखो बाय एस, बाय बीस, बाय सीज कैपिटल, ये तीनों का बैलेंस ये पेमेंट यहाँ कर दिया। अब आप टोटल लगा दो, 1,36,000, और इधर का भी टोटल कितना जाएगा, 1,36,000। ये आपका हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, 4 थ्योरी के क्वेश्चन है इसमें। व्हाट इज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक्सप्लेन कॉजेस, साझेदारी फर्म का समापन क्या है, इसके कारणों को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है इसमें डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म, साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म का समापन में अंतर बताइए 2। तीसरा आपका ये कौन कौन से अकाउंट्स इसमें ओपन किए जाते हैं, तो याद रखना 4 अकाउंट, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, करेंट अकाउंट, ये ऑप्शनल है। उसके बाद कैश या बैंक अकाउंट, और चौथे नंबर पे आ जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन में और याद बताना चाहता हूं, इसमें आएगा मेथड ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म के समापन की विधियों का वर्णन करो। ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है। और एक लास्ट थ्योरी का क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवोल्यूशन अकाउंट, साझेदारी के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में अंतर बताइए। ये आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। आप इसको अच्छे से देखो, इस चैप्टर में आपको हेल्प मिलेगी और इस आधार पर आप आगे के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से पहले से लेकर के लास्ट तक के पार्टनरशिप के मैंने पूरे वीडियोस जो है वो आपको बता दिए हैं, वीडियो के माध्यम से चीजों को समझा दिया है। आप सारे वीडियोस को प्रॉपर देखें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। ठीक है, थैंक यू।